नमस्कार दोस्तों, करियर सारथी कोचिंग के इकोडोज की आज चौथी क्लास में आपका स्वागत है। 10 क्वेश्चन हम इकोडोज में रोज़ लगा रहे हैं। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे से हम 10 ऐसे क्वेश्चन चुनकर लाते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बनते हैं सफलता के बिंदु। यहाँ पर इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए होते ही होते हैं, साथ ही में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपकी तैयारी को ये और 360 डिग्री पे लेके जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम 360 एनालिसिस करते हुए सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी जब भारत का हम जब आर्थिक नियोजन पढ़ते हैं तो हर आर्थिक नियोजन का यानी जो हर 5 वर्ष की योजना बनती है तो उसका एक क्या बनता है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो ये लक्ष्य गरीबी मिटाने का कब रखा गया, यानी गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य कौन सी योजना में रखा गया, हमसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जो पाँचवा लोकसभा चुनाव था तो उसमें इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी को हटाने का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और फिर जब 1974 में यानी 1 अप्रैल 1974 में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना बनती है तो उसमें जो मेन लक्ष्य है उस योजना का वो भी क्या निर्धारित किया गया था, निर्धनता उन्मूलन को हमने उसमें निर्धारित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का क्या रखा था, लक्ष्य रखा था। तो इस योजना से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था दोस्तों, वह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये बनता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 यानी 79 तक निर्धारित की गई थी। परंतु 1979 में सरकार में बड़ा ही राजनीतिक बदलाव हुआ और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उन्होंने अनवरत योजना चलाई। और वह अनवरत योजना चलाने के लिए उन्होंने इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया और 31 मार्च 1978 तक ही इस योजना को चलाया। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक पॉइंट बनता है कि कौन सी योजना अपने निर्धारित कालखंड से पहले क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो वो भी कौन सी योजना थी दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। और साथ ही में आपसे ये पूछा जाए अनवरत योजना कब बनी, तो अनवरत योजना 1978 से 80 तक चली थी, 2 साल तक चली थी। क्या होती है अनवरत योजना, हमने हमारी डोज नंबर की जो 3rd क्लास है वहाँ पर इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा भी अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसका वीडियो देख सकते हो। हमने बहुत ही आसान से तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हमने पंचवर्षीय योजनाओं को वहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतया पाई जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेरोजगारी वाला जो चैप्टर है दोस्तों बड़ा ही कन्फ्यूजन करने वाला है, क्योंकि इतने सारे नाम हैं तो हम याद नहीं रख पाते, या फिर एग्जाम टाइम में कई बार केमिकल रिएक्शन भी होता है माइंड का, तो गड़बड़ होती है। आज हम इसको निपटा देते हैं। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली जो व्यक्ति है या जनता है वो किस पे आधारित होते हैं, आय के लिए कृषि पे आधारित होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये एक खेत है, इस खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग काम करके कितने बोरी अनाज पैदा कर रहे हैं, 10 बोरी अनाज पैदा कर रहे हैं। एक छठे व्यक्ति को यहाँ पर काम पे लगाया गया, उसके बाद भी इसका प्रोडक्शन कितना रहा, 10 ही रहा। तो देखने में तो ये 6th जो बंदा आया था यानी छठा बंदा आया था, देखने में तो ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन इसका जो मार्जिनल उत्पादन है यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 0 है। यानी इसको काम पर से हटा देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिखने में तो ये काम कर रहा है लेकिन वास्तव में ये क्या है, टेक्निकली बेरोजगार है, अदृश्य है। इसकी जो इस तरीके की बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं दोस्तों, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कृषि पे ज़्यादातर ये आधारित होते हैं। तो कौन सी बेरोजगारी देखने को पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं बाकी 3 ऑप्शन की। खुली बेरोजगारी यानी ओपन बेरोजगारी किसे कहते हैं, ओपन बेरोजगारी का दूसरा नाम होता है अनैच्छिक बेरोजगारी।
यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, वह काम तो करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा, उसको कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं दोस्तों? खुली बेरोजगारी बोलते हैं। अस्थायी बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? मौसमी बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी एक मौसम विशेष में काम मिल जाना और एक मौसम विशेष में खाली बैठे रहना, वो होती है मौसमी बेरोजगारी। इंपॉर्टेंट बनता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो कर्मचारियों की क्या की जाती है? छटनी की जाती है, और कर्मचारियों की छटनी करने से जो बेरोजगारी पैदा होती है उस सिचुएशन को कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए यहाँ पे कि विकसित देशों में, यानी प्राय ये कौन से देशों में पाई जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है। तो विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। इसके अलावा एक बेरोजगारी और होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है दोस्तों कि जब व्यक्ति एक काम को स्विच करके दूसरे काम की तरफ जाता है, तो इस स्विचिंग वाले पीरियड में जब वह क्या रहता है? जॉबलेस रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। हम बेरोजगारी का एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें टोटल अनएम्प्लॉयमेंट को हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये राजस्थान इकोनॉमी का क्वेश्चन है। EFM 2016 की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखो, जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके साथ दो टाइम पीरियड बनते हैं। एक तो इसका स्थापना का वर्ष और एक है इसका कार्य प्रारंभ का वर्ष, कि इसने कार्य कब प्रारंभ किया। जो स्थापना है वो हुई थी दोस्तों इसकी नवंबर 1978 में, और इसने जो काम करना शुरू किया था वो किया था 1 अप्रैल 1979 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसकी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है दोस्तों? गुलाबी नगरी जयपुर में इसकी हेड ऑफिस है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें ऑप्शन इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। अगर ऑप्शन में 78 है और हमसे क्या पूछी है? स्थापना, तो हम इसी को ही सही करेंगे। और अगर ऑप्शन में 78 नहीं है, क्या आ जाए? 79 आ जाए, तब हम उस टाइम 79 को भी सही करेंगे। तो जो टूरिज्म है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भी हम सेपरेट 1 टॉपिक 1 क्लास वाली सीरीज़ में इसका वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम टूरिज्म के करंट और इकोनॉमिक सर्वे से आए हुए, बजट से बने हुए क्वेश्चन और इसकी जो स्टैटिक क्वेश्चन है सबको हम लेकर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिटमेन का संबंध किससे है? रिटमेन का संबंध क्या कृषि वित्त से है, लघु और कुटीर उद्योगों से है, पर्यटन से है या स्वास्थ्य सेवाओं से है? तो इस तरीके के क्वेश्चन छोटी एग्जाम में कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। तो दोस्तों रिटमेन का पूरा नाम अगर आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन के आया है, एकदम आपको नंबर देने वाला है। रिटमेन का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, तो टूरिज्म और ट्रेवल से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब इसका संबंध किस से है? पर्यटन से इसका संबंध आता है। ध्यान रहे दोस्तों, जो रिटमेन है इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996 यानी 29 अक्टूबर 1996 में इसका क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से भी रिटमेन का क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है टूरिज्म वाले चैप्टर से। बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की। लॉन्ग रन में यानी दीर्घकाल में एक एकाधिकारी प्राप्त करता है, यानी मोनोपोलिस्ट दीर्घकाल में क्या प्राप्त करता है? तो दोस्तों दो तरीके के रन होते हैं जब हम मार्केट पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों तरीके के फैक्टर होते हैं। तो जो फर्म है वह नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और वह लॉस की सिचुएशन में भी हो सकती है इन शॉर्ट रन। बट बात करें इन लॉन्ग रन की, तो इन लॉन्ग रन में अलग अलग मार्केट में अलग अलग सिचुएशन होती है। हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की और मोनोपोली मार्केट की। तो परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में ऑलवेज की सिचुएशन में होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में होगा। वहीं मोनोपोली ऑलवेज की सिचुएशन में होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में। और लॉन्ग रन क्या होता है? जिसमें सारे ही फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, और फर्म का उन सब पे एकदम क्या रहता है? सब में चेंज करने वाली सिचुएशन में होती है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो एकाधिकारी का मतलब मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में क्या अर्न करता है दोस्तों? अतिरिक्त लाभ की कमाई करता है, यानी कि उसकी जो फर्म है वह एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होती है। वहीं अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे पूर्ण प्रतियोगिता में, तब ये रहेगा
सामान्य लाभ। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इतना टेक्निकल है कि इस क्वेश्चन को आप आते हुए भी क्या है, आपको आ भी रहा है फिर भी आप इसको क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एक बार दिमाग को शांत रख के सोचना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म हानि उठाकर भी उत्पादन चालू रख सकती है यदि, यानी अगर, यानी ये कहना चाहता है कि एक फर्म अल्पकाल में कहाँ तक हानि वहन कर सकती है, कहाँ तक हानि वहन कर सकती है। तो हमने ये पढ़ा है कि एक फर्म का शटडाउन पॉइंट क्या होता है, शटडाउन पॉइंट क्या होता है। देखो अल्पकाल में फिक्स कॉस्ट भी होती है और अल्पकाल में कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो जब तक फर्म को कौन सी कॉस्ट के इक्वल आय हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल उसे क्या हो रही हो, इनकम हो रही हो, तब तक वह अपना बिजनेस क्या रखेगी, चालू रखेगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल वह क्या कमा रही है, इनकम कमा रही है, तब तक वह अपना बिजनेस क्या रखेगी, चालू। इसका मतलब वह हानि कहाँ तक वहन करेगी, वह हानि फिक्स कॉस्ट तक वहन करेगी। क्लियर। अब हमें फिक्स कॉस्ट भी दिख रहा है और वेरिएबल कॉस्ट भी दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, देखो हमसे क्या पूछा है, हानि उठाएगी, तो हानि तो किसके बराबर उठा सकती है, वह फिक्स कॉस्ट के बराबर उठाएगी। और बिजनेस कब तक चालू रखेगी, जब तक वह क्या कमा रही हो, वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आय कमा रही हो। आय का मतलब क्या हुआ, प्राइस, यानी रेवेन्यू। इसका मतलब उसकी प्राइस किसके इक्वल हो, वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होगी, तब वह फिक्स कॉस्ट के इक्वल हानि उठा रही होगी और तब तक वह अपना बिजनेस चालू कर रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल वह क्या कमा रही हो, इनकम कमा रही हो, तब तक वह अपना बिजनेस चालू रखेगी। यदि वह अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं अर्न कर पाएगी तो वह अपना बिजनेस क्या कर देगी, बंद कर देगी। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगला है दोस्तों। ये मैं दो क्वेश्चन एक जगह लेके आया हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलकर किस तरीके से गुमराह कर दिया जाता है। ये पूछा गया है संगणक 2024 में। देखो बैक टू बैक एग्जाम हुई थी, संगणक की जो एग्ज़ाम हुई थी वो मार्च में हुई थी और वो एग्ज़ाम हुई थी अप्रैल और मई के आसपास, अप्रैल में हुई थी जनरली। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बन के, देखो ये क्वेश्चन है, यदि कीमत, खालिस्तान दिया है, कीमत है तो अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगी। अभी हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट के इक्वल तो वह क्या उठा सकती है, हानि उठा सकती है। और वेरिएबल कॉस्ट जितनी वह क्या रख सकती है, प्राइस रख सकती है। इसका मतलब जब तक वह वेरिएबल कॉस्ट अर्न कर रही है तब तक बिजनेस क्या रहेगा, चालू। और जैसे ही यदि उसकी जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वह क्या कर देगी, दुकान का शट डाउन कर देगी, यानी बिजनेस बंद कर देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी जब उसकी कीमत किससे कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगी, वह क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से आपको कहाँ कंफ्यूज करते हैं, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में भी पूछते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछते हैं, संगणक एग्जाम जो कि बहुत ही इन दोनों एग्जाम के सामने लो लेवल के एग्जाम हैं, वहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आज जो मार्केट में कंपटीशन का टाइम है और बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको घुमाकर क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को आपको क्या रखनी पड़ेगी, 360 रखनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स में आप हो जाए पारंगत, तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए और आप सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखिए। हमने इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेपरेटली क्या बनाई रखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला पॉइंट बनता है करियर साथी कोचिंग। बात करते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वही एग्जाम 2024 संगणक एग्जाम में ये पूछा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा कि मांग के नियम में सेटेरिस पारिबस का क्या मतलब होता है। मांग के नियम में सेटेरिस पारिबस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी डोज की फर्स्ट क्लास देखी होगी, वहाँ हमने इसको क्या किया है, डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलना चाहता है। देखो दोस्तों मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम ये कहता है कि यदि अन्य बातें क्या रहे समान, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट,
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यदि अन्य बातें समान रहेगी तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी, कम होगी। वहीं यदि कीमत घटेगी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हैं, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड इसको कहा जाता है। तो ये जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है इसको बोलते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। क्या बोलते हैं, मान्यताएं। और इस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए लैटिन जो भाषा है उसमें एक वर्ड यूज में लिया जाता है, सेटेरिस पारिबस। उसमें जो वर्ड यूज में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेटेरिस पारिबस। सेटेरिस पारिबस का मतलब हुआ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब हमें जो ऑप्शन है वो तो कुछ और दिए हुए हैं। ऑप्शन में तो ना तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट दिया हुआ है ना कुछ और। ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें बदलती है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में हम क्या क्या मान लेते हैं। अब देखो, मांग का नियम कब अप्लाई होगा, जब कीमत में बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट रहे, चेंज सिर्फ किस में हो, वस्तु की कीमत में हो। इसका मतलब वस्तु की कीमत में चेंज होना किस में नहीं है, सेटेरिस पारिबस में नहीं है, या यूँ कहे मान्यताओं में नहीं है। तो जो भी ऑप्शन आपको वस्तु की कीमत में परिवर्तन को बात कर रहा है वह क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है उपभोक्ता की आय नहीं बदलती। बिल्कुल, ये तो मान्यता में है। मान्यता में हम कहते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पूरक वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती है। बिल्कुल, हम मान्यता में ये कहते हैं कि पूरक वस्तुओं में या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन है वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। नहीं, वस्तु की कीमत नहीं बदलेगी तो उसकी मांग पर हम कैसे स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये तो बदलती है, वस्तु की कीमत तो बदलती है। इसका मतलब सेटेरिस पारिबस में इसको शामिल नहीं किया जाता। वस्तु के प्रतिस्थापियों की कीमत नहीं बदलती है, बिल्कुल नहीं बदलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। एग्जाम में आपको स्पेशली इसको ज़रूर पढ़ना है। ये क्या पूछा हुआ है, ये संगणक 2024 का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। संगणक 2024 में एक दिन ऐसा था, पहले का टाइम ऐसा था 2013 तक संगणक के जो क्वेश्चन का लेवल था वो बड़ा ही बिलो लेवल होता था, क्योंकि तब संगणक की जो एग्ज़ाम है वो 12th लेवल पे होती थी। आज ये ग्रेजुएशन लेवल पे हो रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उनका लेवल भी अच्छा खासा होता है। जो ये क्वेश्चन है 9 नंबर का, ये आपको मार्क्स देने के लिए ही आया था। ऐसा क्वेश्चन सबको मार्क्स देके जाता है जिसको भी पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें को क्या करना है, हमें 1 2 3 4 बना लेने हैं, जिसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें उसको रख देना है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें एक वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। तो मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल करती है तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स। तो पहले में क्या होगा, मार्केट में एक ही कीमत होगी। तो पहले के सामने 4 आएगा, तो इसके सामने भी है, इसके सामने भी, इसके सामने भी, इसके सामने भी। ये तो अपना फेल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। मोनोपोली क्या होता है, यानी एकाधिकार। एकाधिकार यानी मार्केट में एक ही सेलर होता है, यानी दूसरे के सामने क्या आएगा, एक। तो जहां दूसरे के सामने एक है उसको रखो, जो नहीं है उसको हटा दो। 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचे अपने पास ए और बी। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं, या इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वस्तु के जैसे दूसरी चीज़ें भी मार्केट में क्या रहती है, अवेलेबल रहती है, यानी निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं अवेलेबल रहती है, यानी क्लोज सब्सटीट्यूट्स की अवेलेबिलिटी रहती है। तो तीसरे के सामने 2 आएगा, तो जहाँ तीसरे के सामने 2 है वही आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन हो गए कैंसिल। ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली होती है मार्केट में अल्पाधिकार। अल्पाधिकार इसमें चलता है किंक्ड डिमांड कर्व, यानी विंकुचित मांग वक्र। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आज बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि है इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 राजस्थान अर्थव्यवस्था से। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम डोज में पूरी आर्थिक समीक्षा को डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहते हो सेपरेट आए इस पर, तो सेपरेट भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं वर्ष 2024-25 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपने कन्फ्यूज हो जाओगे डेटाओं में। तो हम बहुत ही एक टेबलर फॉर्म में इन सबको लेके आए हैं। देखो, हमसे क्या पूछी है, प्रति व्यक्ति आय पूछी और उसमें प्रतिशत वृद्धि पूछी है। और कौन सी कीमत पे पूछी हुई है दोस्तों, प्रचलित कीमतों पे। देखो,
एक होती है प्रचलित कीमत और एक होती है स्थिर कीमत। तो राजस्थान का जो स्थिर आधार वर्ष है वो है राजस्थान में 2011-2012। तो हम इसको समझते हैं, ऑप्शन को बाद में देखते हैं, पहले इस टेबल से हम बात करते हैं इसकी। देखो दोस्तों, प्रति व्यक्ति की आय बात करते हैं, प्रचलित कीमतों पर कितनी है और स्थिर या बुनियादी कीमतों पर कितनी है, स्थिर और बुनियादी कीमतों पर कितनी है। तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,85,053 रुपये है, जिसमें वृद्धि दर कितनी हुई है प्रीवियस ईयर के मुकाबले 11.04%। तो हमसे क्या पूछा गया था, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बाकी जो ऑप्शन है ये अनुमान नहीं है, ये भी किसी ना किसी के डेटा ही आपको दिए हुए हैं। बात करें अखिल भारतीय स्तर की प्रचलित कीमत पे जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो कितनी है, 2,01,62 रुपये हैं, जिसमें वृद्धि दर कितनी हुई है 8.7%। जो पहला ऑप्शन था ये किसका था, अखिल भारतीय स्तर का था प्रचलित पे। बात करें स्थिर कीमत पे, तो राजस्थान में स्थिर कीमत पे प्रति व्यक्ति आय है 96,638 रुपये, जिसमें वृद्धि हुई है 6.88%। ये भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है। बात करें भारत की तो 1,12,358 रुपये प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर, जिसमें वृद्धि हुई है 5.3%। तो एग्जाम में वो जो ऑप्शन आएंगे दोस्तों वो क्या आएंगे, सारे ही ऑप्शन आएंगे, आपके सारे ही पड़े हुए होंगे कि किसी ना किसी के तो है। तो आपको बस याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में सिर्फ राजस्थान ही है, यानी भारत और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 2 डिजिट में वृद्धि हुई है, जबकि भारत की सिर्फ सिंगल डिजिट में वृद्धि हुई है। तो हमें इसको इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि 11% की वृद्धि हुई है और 8.7% की वृद्धि हुई है भारतीय स्तर पे। अब एग्जाम में इन क्वेश्चन को देखो, एक तो होता है कि आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाए जो सभी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और कई बार एग्जामिनर बड़ा टेक्निकल हो जाता है तो 11.04 दे दिया, 11.05 दे दिया, 11.06 दे दिया, 11.07 दे दिया। तो इतने क्लोज यानी एक लेवल ऊपर टिपिकल करने के लिए ऐसा भी दिया जा सकता है, कह नहीं सकते। आपको तो याद रखना है डेटाओं को फिगर में कि 11.04% की वृद्धि हुई है। तो ये थी आज का इकोनॉमिक्स का डोज, जिसमें हमने बात करी थी 10 क्वेश्चन की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको क्या इंप्रूवमेंट इसमें चाहिए। अगर कोई और क्वेश्चन इसमें ऐड करने हैं तो वो भी आप बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जुड़े रहिए, बने रहिए करियर साथी कोचिंग के साथ। मिलेंगे एक नए डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।